हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे के गया था। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं और आप लोग जो क्वेश्चन किए होंगे उससे आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला अपना क्वेश्चन था क्या, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी हैविंग चार्ज -1। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हैविंग चार्ज कितना बोला है, -1 कूलम। मतलब एक बॉडी है, लेट इट बी ए, जिस पे चार्ज बोला जा रहा है -1 कूलम का है। अगर चार्ज -1 कूलम का है तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता चल जाना चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहला पॉइंट तो हमको ये पता चला क्या कि इस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ए। ठीक है, किसी बॉडी से ए पे ट्रांसफर किया गया होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। ये 2 पॉइंट तो हमको पता चल गया इस पे चार्ज देख के। अब 1 कूलम का चार्ज है, हमसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से दैट Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, वेर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमको दिया हुआ है कितना, 1 कूलम का है, दैट इज इक्वल टू n, हमको निकालना है E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, what will be the value of n, 1 upon 1.6 into 10 की पावर -19 इक्वल टू n। कूलम से कूलम कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे। 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 हो गया अपॉन 1.6। डेसिमल हटाता हूं मैं, ऊपर 10 कर दिया, नीचे 16 इंटू 10 की पावर 19। ऊपर 10 है, 16 से नहीं जाएगा तो मैं 10 की पावर 19 से एक 0 ले लिया, मतलब 100 इंटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगा 80 अपॉन 16। ठीक, 16 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 425 जा कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस बॉडी ए पे ट्रांसफर हुए होंगे। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमको निकल गया। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, वो तो क्वेश्चंस आर रिलेटेड। दूसरे क्वेश्चन में बोला है फॉर प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन मास। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन, ये तो जान गए चार्ज से कि इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पे आया होगा, मतलब दिस बॉडी विल हैव एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे अगर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया मतलब इसका मास इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए। तो जिस पे मास आया है जाहिर सी बात है अपने न्यूट्रल स्टेट से इसकी मास क्या होगी, इंक्रीज। मतलब हम किसकी बात करेंगे, इंक्रीमेंट की। ठीक, और इंक्रीमेंट कितना होगा अगर देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हम मान लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.11 होता है, हम 9 लेके चल रहे हैं, 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना इस बॉडी ए पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक, टोटल मास तुम निकाल सकते हो, देयरफॉर मास इंक्रीमेंट, अगर मैं बोला इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उस बॉडी का मास इंक्रीज हुआ होगा उसके न्यूट्रल स्टेट के रिस्पेक्ट में, जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं था तब वो न्यूट्रल स्टेट। ठीक, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर
80। इसको सॉल्व करके हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या कि कितना मास इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, भले ये मास बहुत ही कम इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि थोड़ा ना थोड़ा मास इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक हो जाएगा। उसके बाद मूव आउट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या बोला, इफ 3 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 2 सेकेंड फाइंड करंट। मतलब कोई वायर है, ठीक, ये कोई वायर है जिससे कोई करंट जा रहा होगा आई। ठीक है, ये वायर है जिससे कोई करंट आई जा रहा है। इस वायर को अगर थोड़ा सा हम लोग जूम कर दिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, इसकी कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दिस वन। ठीक है, दिस इज एरिया ए मान लेते हैं, इसमें से करंट जा रहा है। ये याद रखेगा ना, जिधर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मोशन होता है। मतलब अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। ठीक, यहां लिख लो क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन, इतना याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स मोशन, इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन अभी तक बस याद रखे रहो, इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, मतलब जैसे ऐसे याद रख सकते हो, जैसे रिवर करंट है तो जिधर पानी का मोशन है उधर ही रिवर करंट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी करंट में ऐसा नहीं होता है। जिधर करंट रहता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ठीक है अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमको बोला गया क्या, 3 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 2 सेकेंड। मतलब हमको ये दे दिया है क्या, Q इज इक्वल टू 3 कूलम, हमको चार्ज दे ही दिया है, टाइम दे दिया है क्या 2 सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, Q भी तुमको पता है और T भी पता है, तो I सिंपली निकाल सकते हो क्या, Q बाई T दैट इज 3/2 एम्पियर। आए समझ में। ठीक, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, चार्ज की वैल्यू दिया हुआ था, टाइम की वैल्यू दिया हुआ था, सिंपली कैलकुलेट कर लिए, 3/2 एम्पियर आ गया। ठीक, एक चीज और तुमको याद हो गया क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या कि प्रोटॉन्स का जो मोशन होता है, जो प्रोटॉन्स का मोशन होगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मोशन, प्रोटॉन्स मोशन इज अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, दो चीजें हम लोग आज सीखे क्या, नई चीजें क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन जो होता है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड प्रोटॉन्स का जो मोशन होता है, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, जो जिस तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जाएंगी उसी तरफ करंट होगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा उसके अपोजिट साइड करंट का फ्लो होगा। ठीक, ये दो चीजें पता चली। ठीक, इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। तो यूज मैंने कैसे किया, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शनल वायर है, ये वायर है जिसमें मैं बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रही हैं। ठीक, और 2 प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज, P लिख देता हूं, 2 प्रोटॉन्स इधर आ रहे हैं। ठीक है, और जो कहानी है इन 1 सेकेंड की कहानी है। ठीक है, हमसे बोल दिया क्या, फाइंड
करंट। ठीक, तो एकदम आराम से अच्छे से देखो, दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस दो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो करंट आएगा वो किधर आएगा, इधर। ठीक है, दो प्रोटॉन किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके कारण जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो किधर आएगा, इधर की तरफ। समझ में आ रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट जाएगा करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा, आई मैं बोल दे रहा हूं, वो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोटॉन के कारण जो करंट होगा वो भी किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब दोनों करंट आपस में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नेट करंट जो होगा वो हम लोग बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस करंट प्रोटॉन के कारण। समझ में आया, यहां तक तो ये पता था कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट हैंड साइड जा रही हैं तो इनके कारण, इनके फ्लो के कारण, इनके रेट ऑफ फ्लो के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही दो प्रोटॉन अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो इनके कारण जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे उसके कारण क्या होगा, जो करंट होगा वो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, नेट करंट किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। समझ में आ रहा है, ठीक। अब ऐड किए तो आई ई कितना होगा, आई ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पर सेकेंड, तो Q अपॉन टी, क्यू किसका, इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज हो गया, प्लस Q अपॉन टी, ये प्रोटॉन्स के केस में ले रहे हैं। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गया ना, तो दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टी, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, तो मैं E लिख सकता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E लिख दो, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P लिख दो अपॉन टी। इतना समझ में आया, ठीक है। मतलब दोनों करंट ऐड हो रहा है तो दोनों को ऐड लिखिए, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है मतलब तुम चार्ज निकाल सकते हो कैसे, Q इक्वल टू एन ई लगा के। तो Q इक्वल टू एन ई लगा दिए अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना आएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कितना है, दो, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही तो चार्ज होता है, अपॉन टी, टी को मान लिए हैं हम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की ये कहानी थी, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2, चार्ज तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑन 1, ठीक। कितना हो गया 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना एम्पियर होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो एक प्रकार का क्वेश्चन ये था, ठीक। इसके बाद इसी बेस्ड पे हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं, द फोर्थ वन आज का है। तो ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, 6.6 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, एक एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, कितना, ये वायर है तुम्हारे पास, ये तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो क्रॉस कर रहा है, कितना क्रॉस कर रहा है, 6 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूं राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट किस साइड कंस्टिट्यूट होगा, तो बोल सकते हो आई वुड बी लाइक इन लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट, ठीक। कितना करंट होगा, तो करंट क्या होता है, Q बाई टी, आई इज इक्वल टू, आई लिख सकते हैं Q बाई टी, एंड Q इज इक्वल टू व्हाट, एन ई बाई टी, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही दिया है तुमको कितना, 6 इंटू 10 की पावर 17, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि तुम जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन टी, टी टाइम,
लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, तो सेकंड में तो है नहीं, यहाँ क्या बोला है मिनट, तो यहाँ क्या दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 1 मिनट है 20 सेकंड, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे 60 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट है 60 सेकंड, तो कितना लिख देंगे 60 सेकंड, और इसको सॉल्व करके वी कैन गेट आई इन एमपी। समझ में आ रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, सिंपली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो चार्ज का यूज था जिसमें, ठीक। अब आगे आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। ये तो बात हो गई क्या कि किसी भी एरिया से, किसी भी वायर से अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके कारण कुछ ना कुछ करंट डेवलप हो रहा है। अब ये करंट डेवलप का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ठीक है। वो कारण, कोई भी चीज मोशन, करंट को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ वो अपना पोजीशन बदल रहा है, ठीक है। इसी चीज को हम आपके 9th क्लास से सीखेंगे कि आखिर ये ऐसा मोशन होता क्यों, ठीक है। मान लो अपने पास ये 2 सरफेसेस हैं जो कि कुछ हाइट डिफरेंस में दिए हैं, ठीक है। अब बताओ यहां से एक बॉल है मेरे पास, इस बॉल को मैं यहां से हल्का सा धक्का दिया, हल्का सा, मतलब यहां पे लाके मैं छोड़ दिया बस, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं u0 बोल दिया, लेकिन ये ब्लॉक अपने आप यहां तक आएगा। इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लाने के लिए हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, अपने आप आ रहा है, ठीक। लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा, ठीक है। मतलब चार्जेस का जो फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, चार्जेस का जो फ्लो हो रहा होगा उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तब तक मोशन नहीं होता। जैसे कोई भी हीट का फ्लो भी तुम देखते होगे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, ठीक। विंड भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा भी बहती है, ठीक है। वाटर भी देखते होगे ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है कहीं, ठीक है। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आना आसान है। तो इसके लिए अगर चार्जेस का फ्लो करवाना है तो क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाए जिसपे चार्जेस ज्यादा हो और एक दूसरी जिसपे चार्जेस कम हो, ठीक। इस पे चार्जेस मान लो क्या है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दिए पॉजिटिव और इसको बोल दिए नेगेटिव, ठीक है। और इसको हम बैटरी के रूप में दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, इन दोनों एंड के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो अपने आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे। हायर पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हायर से कहां जाएगा, लोअर की तरफ। समझ में आ रहा है, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट के फ्लो के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। वो पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हम बैटरीज का यूज करते हैं, ठीक। जैसे ड्राई सेल हो गया, इन सब चीज का यूज करते हैं जो स्टेडी करंट, अभी अपने केवल कोर्स में स्टेडी करंट ही है, ठीक है, डीसी करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस दे, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, तो करंट कैसे मूव करेगी, ऐसे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा वो नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले की तरफ, ठीक। तो इन इलेक्ट्रॉन को मोशन तो कोई ना कोई करा रहा है। जैसे ये अगर बॉल ये अगर मारकर नीचे गिर रहा है तो इसको नीचे गिराने में कौन काम कर रहा है, फील्ड एनर्जी। मतलब यहां जो काम कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, बैटरी के अंदर की इंटरनल एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, जो इससे काम करा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम बात करें किसमें, बैटरीज के टर्म्स में,
समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए हमारे पास दो पॉइंटों के एंड पे जरूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, नहीं तो चार्जेस का मोशन नहीं पॉसिबल है। इतना जान गए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। वैसे ही करंट को हम लोग दिखाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से कहां, नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, बीच में हमेशा ये याद रखे रहना क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, ये अगर हम लोग ये पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक कनेक्टेड सिस्टम होना चाहिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई लूप बनना चाहिए। ठीक, लूप भी इज ए टाइप ऑफ सर्कल, कोई लूप बन रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सर्कल के कॉन्फ़िगरेशंस हो वैसा नहीं, हम सर्कल से उसकी वर्ड ले लेते हैं, जैसे लूप बने या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। ठीक, सर्किट का मतलब हो गया जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब सर्किट बना तो सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो सर्किट में कुछ एलिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, एक्टिव एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो करंट का सोर्स हो, फॉर एग्जांपल बैटरी। ठीक, पैसिव एलिमेंट्स मतलब जो करंट का यूज करता है। एक्टिव एलिमेंट जो कि क्या हो, करंट का सोर्स हो, और पैसिव एलिमेंट मतलब जो करंट को यूज करके उससे कोई ना कोई अपना काम, जैसे मोटर में करंट दे रहे हैं, मोटर कुछ भी चीजें रोटेट करा रही है। ठीक है, तो इस काइंड से, तो ये सब क्या हो गए, पैसिव एलिमेंट्स हो गए। पैसिव एलिमेंट्स में जैसे क्या आते हैं, रजिस्टर, बल्ब, ये सब कैसे हैं, पैसिव एलिमेंट्स होता है जो करंट का यूज करता है। ठीक है, अब ये एक बात और तुमको याद रखना है क्या कि जितना करंट यहाँ से निकलता है, इस डायग्राम को ठीक से ध्यान दोगे तो जितना करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, उतना ही करंट वापस जाता है कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के पास चला जाता है। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आइडियल केस हम लोग मान के चलते। ठीक, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग जान गए। इलेक्ट्रिक सर्किट वो जिसके यूज से हम कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसमें यूज करके अपना कोई भी सिस्टम बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले तो अपने पास होना चाहिए एक करंट का सोर्स, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, बैटरी। बैटरी यहां पे तुम लोग बना लेना। ठीक, ये क्या हो गया, बैटरी, द सोर्स ऑफ करंट। एक बैटरी चाहिए जहां से करंट कुछ जाए। ठीक, ये करंट को नापने के लिए, इस करंट को नापने के लिए कि कितनी करंट ये आ रहा है किसी बैटरी से, उसके लिए जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं एमीटर, जो करंट को नापता है। ये लगा दिए, इससे कितना करंट फ्लो करेगा वही करंट इसमें जाएगा। ठीक, उसके बाद मान लो एक रेजिस्टेंस, और ये वापस आ, ये एकदम सिंपल सा सर्किट है जिसमें बैटरी है, रेजिस्टर है और एमीटर है। ठीक, इसमें हम ये भी केस कर सकते हैं क्या कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी नापना पड़े किसी न किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हम ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर का जो यूज होता है, इट इज टू मेजर
पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी इज द, बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ करंट। बैटरी को हम लोग क्यों यूज करते हैं? करंट सोर्स के लिए। वोल्टमीटर करंट पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है। एमीटर टू मेजर करंट, इट मेजर्स क्या? करंट, ठीक। अब इसमें लगाने के तरीके को देखे होगे तो ये देखे हो क्या कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो वोल्टमीटर को हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये पैरेलली कनेक्टेड रहता है कहीं भी। मान लो इसके अक्रॉस, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो हमको इस रजिस्टर के अक्रॉस, टू एंड्स के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एमीटर को हम पैरेलल में नहीं, सीरीज में पूरा का पूरा करंट एमीटर से पास होना चाहिए। तो एमीटर को हम किस में लगाते हैं? सीरीज में, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। इस डिनोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रजिस्टर को डिनोट करता है, ठीक। उसके बाद आता है क्या? स्विच। तो स्विच यहां अगर लगाना पड़े तो हम बोल सकते हैं यहां पे एक स्विच लगा दी, ठीक। ये स्विच अभी कैसा है? ऑफ। अगर इसको क्लोज कर दोगे तो ये यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। जब तक कि क्लोज नहीं है, ठीक है, ओपन है, जब तक ओपन है तब तक ये कौन सी कंडीशन है? इसके ऑफ की कंडीशन, मतलब देयर विल बी नो करंट। देखो कोई लूप ही नहीं बन रहा, बीच में क्या है? गैप है। करंट को पास होने के लिए एक मीडियम चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए, ठीक है। कोई कंडक्टिंग मटेरियल, कोई वायर चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए। यहां कुछ है ही नहीं, तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा उस समय, ठीक। जब स्विच को क्लोज कर देंगे, मतलब इस कंडीशन पे आ जाएंगे, तब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो स्विच जब ऑफ रहे मतलब तुम जानते हो देयर इज नो करंट। जब ऑन रहे तो करंट एग्जिस्ट, ठीक है। करंट फ्लोज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? फ्यूज। तो फ्यूज हम लोग जनरली देखे होंगे क्या, जहां पे हम लोग के घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वहां पे हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाने का कारण ये होता है क्या कि कोई अप्लायंसेस हमारा जले नहीं। जब पोटेंशियल का ऊपर नीचे, मतलब अप्स एंड डाउन्स हो, पोटेंशियल चेंज हो, करंट की वैल्यू चेंज हो, तो उसके कारण हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के सेफ्टी के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? फ्यूज, ठीक है। फ्यूज अगर ज्यादा करंट आया तो ये फ्यूज अपने आप जल जाएगा। जल गया मतलब सामने आगे करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब सामने वाले इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं वो अपने सेफ रहेंगे, ठीक है। ऊपर से क्या है? प्लग की ऑफ, प्लग की ऑन, ठीक। कोई भी प्लग लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, दोनों एक ही जैसा है, ठीक। प्लग लगाते हैं तो कब उसको ऑफ करना है और कब ऑन करना है। दिस इज द डिनोशन ऑफ बल्ब, ठीक है। बल्ब अगर होगा तुम्हारे सर्किट में तो उसको कैसे दिखाना है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट आइटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे? सर्किट मतलब समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरी एलिमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक। और बैटरी की कंडीशन ये होनी चाहिए जितना करंट जाए उतना ही करंट वापस आ जाए। ये आइडियल बैटरी हम लोग मान के चले हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बैटरी देखे होंगे डिस्चार्ज भी होती है, ठीक है। ये आइडियल बैटरी है, मतलब जितना करंट जा रहा है उतना करंट इसमें वापस आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पता चल गया क्या कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्जेस का फ्लो होगा, अदरवाइज नो चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीख गए। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, उनके सिंबल्स, उनको जोड़ जोड़ के हमको सर्किट बनाना है, ठीक है। अब आती है क्या, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन देखे, ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, दो अगर एंड है, मान लो ये रजिस्टर है, ये ए और ये बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। करंट वाले टॉपिक को समझने के लिए हम लोग करंट देख नहीं पाते हैं, चार्जेस को देख नहीं पाते हैं, तो हम इसका एक एनालॉगस लेंगे। जैसे कि
ये बाल्टी, ठीक है, इस बाल्टी में मान लो फुल वाटर है, ठीक। मैं क्या किया, यहां पे एक होल कर दिया, कुछ पानी का लेवल ऊपर है, तो होल करने से क्या होगा, अब यहां से वाटर का फ्लो होगा। जैसे जैसे ये पानी नीचे आते जाएगा वैसे वैसे इसका फ्लो और का जो रेंज है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब क्या कि जितना ज्यादा पानी मतलब उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। मतलब जितना हाइट होगा, जितनी ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस, इन दोनों हाइटों में जितनी हाइट की डिफरेंस उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैसे, मान लो ये ग्राउंड हो गया और ये दो स्लैब है, दो हाइट है, ठीक है। दिस हाइट इज h1, दिस हाइट इज h2, और तुमको दिख रहा है क्या कि h2 इज ग्रेटर देन h1, h2 इज ग्रेटर देन h1। अब यहां से एक बॉल गिरा है तुम, ठीक है, लेट इट बी बॉल 2, और यहां से एक बॉल लिए, लेट इट बी बॉल 1, ठीक। यहां से मैं बॉल फेंका, जब यहां हिट करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जब ये भी बॉल यहां हिट करेगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, v2 ज्यादा होगा कि v1 ज्यादा होगा। तो इसको वर्क एनर्जी से बता सकते हो, 2 वाले पॉइंट की हाइट ज्यादा है, जितना ज्यादा हाइट से फेंकोगे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी लगेगा, ठीक है। मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। तो v2 ग्रेटर क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, इसकी पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इस पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, ठीक है, 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो तो डिफरेंस है ना। डिफरेंस मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोला 2 - 5 में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस का साइन ऐसे होता है, तो डिफरेंस बोला तो भी तुम कितने बोलोगे, 3, और 5 - 2 बोला तो भी तुम कितना बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस, 3। अब 100 - 95 ये भी 5 होता है, ठीक है, 5 - 0 ये भी 5 होता है, ठीक है। लेकिन 100 - 95 इसका मतलब हो गया क्या कि नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे ज्यादा है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास अगर मान लो 100 है तो नेगेटिव टर्मिनल के पास कितना है, 95 पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास कितना है, 95। मतलब इसकी करंट जो होगी ये क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसमें चार्जेस की संख्या क्या है, ज्यादा, डिफरेंस भले उतने हैं लेकिन चार्ज यहाँ पे क्या है, ज्यादा, यहाँ पे चार्ज क्या है, कम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, चार्जेस के, ठीक है। दिस, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाए तो V इज इक्वल टू R टाइम्स I, where R is Ohm's कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। R मीन्स रेजिस्टेंस, ये हमको बताता है। R मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, विद दिस साइन, ठीक, ओम, इसको बोलेंगे क्या, ओम। तो रेजिस्टर की अगर यूनिट, रेजिस्टेंस की अगर यूनिट अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओम। इतना समझ में आ गया। ओम्स लॉ ने हमको क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा करंट हमको मिलेगा, ठीक है। एकदम सिंपल में हम लोग ये बोल सकते हैं जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, ठीक है। अब
इसमें क्वेश्चंस कुछ बनते हैं जो रिलेटेड होते हैं किसके, ग्राफ से। ठीक, ग्राफ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ। y का मतलब क्या होता है, इसको एकदम अच्छे से समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट। y का मतलब होता है ये, मतलब डिपेंडेंट एक्सिस, ठीक, और x का मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस। अब y इक्वल टू mx का ग्राफ अगर बनाए तो कैसे बनेगा, मान लो y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ, तो x की बहुत सारी पॉइंट्स लेंगे हम लोग, मान लो ले लो -1, 0 ले लो, 1 ले लो, y की बहुत सारी वैल्यू आएगी। जब x -1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। जब x इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। x इक्वल टू 1 रखो, y की वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहां पे हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं, ठीक, ये हो गया तुम्हारा 1, ये 2, ये 3, दिस इज 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक। अब हमको पॉइंट्स लोकेट करने हैं, ठीक है। x इक्वल टू -1, x कितना है, -1, तो -1 पे y की वैल्यू कितनी आई है, -1, मतलब जो हमारा पॉइंट होगा वो कहां होगा, ये, ठीक। x इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी -1 ये नहीं है, -1 दिस इज द -1, ठीक है, ये वाला। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, तो तीसरा पॉइंट अपना ये लोकेट हो, x1 y1, इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिला वो अपना रिक्वायर्ड पॉइंट। इनको अगर ज्वाइन किए, ठीक, तो ये तुमको कुछ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू mx टाइप का अगर कोई भी ग्राफ होगा तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन, इतना पता चला, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। दूसरा, ऑलवेज passes through origin। ये कैसे पता चला ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि जब x 0 रख रहे होगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो एक पॉइंट तो ओरिजिन है ना, तो इसलिए ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। इस पॉइंट में m जो होता है, m इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप मीन्स tan थीटा, मतलब लाइन कितना एंगल बना रहा है, मतलब दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, तो हम निकालते हैं इस वाले लाइन के लिए। तो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया यहां पर, ठीक। यहां पे मान लो तुम्हारा 0 है, यहां पे है 1, और ये पॉइंट, ये हाइट भी कितनी हो गई, 1, ठीक है, और ये ब्रेथ भी कितना हो गया, 1, ठीक। ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना, थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू, जानते हो तुम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट इज इक्वल टू 1, बेस कितना 1, tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब m की वैल्यू कितनी है यहाँ, 1, और देखो m की वैल्यू यहाँ 1 है भी, नहीं कुछ लिखा है तो 1x तो लिख सकते हैं ना, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1। आया समझ में इतना, कि इस टाइप का लाइन y इक्वल टू mx टाइप का अगर लाइन है तो m जो होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, वो हमको स्लोप बताता है, थीटा, tan थीटा, ठीक है। और जो x होता है वो ये बताता है कि लाइन कैसी होगी, x की डिग्री कितनी है, 1, और डिग्री अगर 1 है तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में ये पढ़े होंगे कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1, तो वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। और यहां से भी तुमको क्लियर हो गया, ठीक है।
अब ये पता है y इक्वल टू एम एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, एम इज कॉल्ड स्लोप। ठीक, इसमें स्लोप में तुम जानते हो क्या, ये भी याद रखे रहना, इफ थीटा इंक्रीजेस, इफ थीटा इंक्रीजेस स्लोप इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज होने लगेगा वैसे वैसे स्लोप इसका क्या होने लगेगा, इंक्रीज। ठीक है, अब इसका यूज करना देखते हैं। ठीक है, आखिर इसका यूज क्या है। तो इतना मैथ्स हमको थोड़ा सा आना चाहिए बेसिक। y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, v इक्वल टू अपने पास था आर आई। ठीक है, v इक्वल टू अपने पास है आर आई। हमको ग्राफ बनाना है, मान लो किसमें किसमें, v में और i में, या फिर तुमको ये भी तो बोल सकता है ग्राफ बनाओ लेकिन किसमें, i में और v में। तो हम लोग अंतर देखेंगे अभी क्या अंतर होगा। ठीक, इसमें देखते हैं v इक्वल टू आर आई, y की जगह बस यहां क्या लिखा हुआ है v, मतलब अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या फिर जो y एक्सिस पे जिस वेरिएबल को रखेंगे वो कौन सा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज v, और x एक्सिस पे जो रखेंगे वो कौन सा होगा, दैट इज i। ठीक, अब v इक्वल टू आर आई का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, v इक्वल टू आर आई का जो भी ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, तो tan थीटा हमको क्या दे देगा, tan थीटा m की जगह ही तो r है, m इज एनालॉगस टू r, और m का मतलब क्या हो गया, tan थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू r। अब इसके केस में, ठीक, इसके केस में आते हैं, इसमें भी हम जानते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे r की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। जो RHS में है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, LHS वाले इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। ठीक है, इसमें आते हैं I और V में। ठीक है, तो I और V में बनाना है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अपने पास था V इक्वल टू आई आर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आई आर इज इक्वल टू V, क्योंकि I को y एक्सिस में लेके जाना है इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, V भी लेफ्ट हैंड साइड था, y भी देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/r इंटू V। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, I इज इक्वल टू 1/r इंटू V। ठीक है, अब ये भी y इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। ठीक है, x एक्सिस पे अब क्या है v, y एक्सिस पे अब क्या है i। अब ये लाइन कैसे बनेगा, स्ट्रेट है। ठीक है, और ये है थीटा। अब tan थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा जो होगी, tan थीटा मतलब क्या, m, m मतलब 1/r, क्योंकि देखो इस दोनों को मिलाओ, इस दोनों इक्वेशन को देखो, y की जगह i लिखा है, v की जगह x की जगह v लिखा है, और m की जगह 1/r लिखा है। मतलब अब जो tan थीटा देगा ये अपने को क्या दे देगा, 1/r। मतलब यहां पे इफ थीटा इंक्रीजेस देन r डिक्रीजेस, if theta increases then r decreases। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये अगर इंक्रीज होना है तो जाहिर सी बात है नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में जो है वो चीज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जब भी कम होता है तो जो वैल्यू आती है वो कैसी आ जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, इस केस में इफ थीटा इंक्रीजेस तो हम क्या बोल सकते हैं, देन r also increases। इतना समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया, ओम्स लॉ हमको समझ में आ गया। ओम्स लॉ हमको क्या बताता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी वायर। ठीक, एक चीज तुमको मान के चलना पड़ेगा, क्या,
प्रोवाइडेड, ओम्स लॉ वैलिड है प्रोवाइडेड कब, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखे रहना। ओम्स लॉ हमको क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। प्रैक्टिकल हर चीज में ट्रू नहीं होगा, तो उस केस में V इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर आई। आर मतलब जिसको दिखाते किससे है, ओम से। आर का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगाए और ग्राफ पे गए। आखिर V इक्वल टू आर आई का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ पे गए तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक, V इक्वल टू आर आई के केस में m की जगह r है, अगर यहां पे थीटा इंक्रीज करेगा तो r ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पे I और V में अगर ग्राफ है, ये याद रखे रहना, I और V में अगर ग्राफ है तो m की जगह 1/r आता है। अब अगर थीटा इंक्रीजेस तो r डिक्रीजेस। ठीक, इसी बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स लॉ के बेस पे और ग्राफ के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये V और I का ग्राफ है। ये मान लो दो रजिस्टर है, एक R1 है, एक R2। ठीक है, एक बनाया है θ1, दूसरा बनाया है θ2। ठीक है, अब ये बताओ कि R1 और R2 में रिलेशनशिप क्या है, कौन सा बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा कि इक्वल टू होगा कि लेस देन। ठीक है तो V और I में बना है, तो पहले इक्वेशन लिखो, V इक्वल टू आर आई होता है, मतलब R इधर आया है, मतलब अब जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे एंगल वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो जाहिर सी बात है R2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1। समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देयरफॉर R2 विल बी ग्रेटर देन R1। सेम क्वेश्चन में अगर मैं इसको I कर दूं और इसको मैं V कर दिया, अब बताओ, यहां भी θ2 इज ग्रेटर देन θ1, लेकिन I और V है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अब क्या आना चाहिए, I। तो I R इक्वल टू V लिख दिया मैं, I इज इक्वल टू 1/r टाइम्स V। मतलब अब थीटा अगर इंक्रीज होगा, दिस इज स्लोप m, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इफ थीटा इंक्रीजेस then R decreases. θ2 is greater than θ1 means R2 is less than R1। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट। ठीक, पिछला टॉपिक भी और ये टॉपिक भी आज बैठ के रिवाइज करेंगे। ठीक, अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे क्या रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर। ठीक, this was all about today's lecture, and please like and subscribe our channel. Thank you very much.